हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लाइट चैप्टर का पार्ट 8 करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस कर लिए तो आपको चैप्टर डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपने मेरे क्वेश्चन कर लिए तो आप चैप्टर को डीप में नहीं पढ़ेंगे तो भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को 100% अटैम्प्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि मैंने MCQ के साथ क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। When white light travels through a prism, it separates into a spectrum of colors. The portion of light that undergoes the greatest deviation. ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब एक वाइट लाइट जो है वो प्रिज्म के थ्रू ट्रेवल करता है तो ये सेपरेट हो जाता है वेरियस कलर्स में, ठीक है। तो वो पोर्शन ऑफ लाइट जो कि जिसका डेविएशन बहुत ज़्यादा होता है, वो उसका कलर क्या होता है? हमारा करेक्ट आंसर होगा वायलेट। क्लैरिफिकेशन में देखते हैं कि जब वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो वह स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में सेपरेट हो जाता है, और जिसमें कि वायलेट लाइट जो है सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। इसका रीज़न ये है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट का डिफरेंट वेवलेंथ होता है, और शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो वायलेट लाइट का शॉर्टर वेवलेंथ होता है। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेंड होता है जब ये प्रिज्म के थ्रू पास होता है कंपेयर टू द लॉन्गर वेवलेंथ्स ऑफ अदर कलर्स। बाकी कलर्स का वेवलेंथ क्या है? लॉन्ग है, ठीक है, जबकि वायलेट का वेवलेंथ शॉर्ट है। तो ये ज़्यादा बेंड हो जाता है जब इसको हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया है, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है और रंगों के स्पेक्ट्रम में अलग हो जाता है तो बैगनी प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, और बैगनी प्रकाश की कम तरंग दैर्ध्य के कारण या अन्य रंगों की लंबी तरंग दैर्ध्य की तुलना में प्रिज्म से गुजरते समय अधिक झुकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट फेनोमेनन अकर्स व्हेन अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम फिल्ड विद स्मोक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉजिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड मेकिंग पार्टिकल्स विजिबल। ठीक है, एक रूम है जो उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक भरा हुआ है और उसमें एक छोटा सा स्मॉल ओपनिंग है जिससे कि सूर्य का प्रकाश अंदर जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि उस रूम में लाइट का स्कैटरिंग होता है और उस रूम में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट होते हैं उसको हम देख पा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसका दो मुख्य कारण है। नंबर 1 रिफ्लेक्शन की वजह से, और दूसरा टिंडल इफेक्ट। अब इस सिनेरियो में हम जानते हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्शन और टिंडल इफेक्ट जो है इस तरह का ऑब्जर्वेशन हमें देता है। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। जब सनलाइट स्मोक फिल्ड रूम में एंटर करता है स्मॉल होल के थ्रू, तो कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्मोक पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट बीम के पाथ को इल्यूमिनेट करने में हमें हेल्प करता है, और हम जब ऑब्जर्व करें तो हमें ये विजिबल हो जाता है, ठीक है। विजिबल करने में ये हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। अब टिंडल इफेक्ट देखते हैं। टिंडल इफेक्ट जो है वो तब यूज़ होता है जब लाइट जो है वो इनकाउंटर करता है स्मॉल पार्टिकल्स, किसी भी मीडियम में जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल्स को इनकाउंटर करता है। फॉर एग्जांपल ये मीडियम क्या है? जैसे यहाँ स्मोक है। अब ये पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर हो जाएगा शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट में। फॉर एग्जांपल ब्लू एंड वायलेट मोर इफेक्टिवली ये पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। तब इससे क्या होगा, जो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट है जैसे कि ब्लू एंड वायलेट, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा देन लॉन्गर वेवलेंथ्स। इसके वजह से क्या होगा कि स्कैटर्ड लाइट जो हमें विजिबल हो जाएगा, और जो बीम है and the beam takes on a visible color of an appearing blue. Okay, this effect enhances the visibility of the fine particles in the beam. अब वो जो beam of light है, ठीक है, उसमें जो fine particles है उसको देखने में हमें help करेगा। इन समरी हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन और टिंडल इफेक्ट जो है वो फाइन बीम ऑफ सनलाइट को हमें विजिबल हमें देखने में हेल्प करता है जब वो स्मोक फिल्ड रूम में पास होता है, और हमें ये भी दिखाता है कि किस तरह से एयर में जो है स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो अब इसको हम थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन, जब सूरज की रोशनी एक छोटे से छेद के माध्यम से धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करती है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा धुएं के कणों से परावर्तित हो जाता है। यह प्रतिबिंब प्रकाश किरण के पथ को रोशन करने में मदद करता है, जिससे यह पर्यवेक्षक को दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव मुख्य रूप से तब लागू होता है जब प्रकाश किसी माध्यम में छोटे कणों जैसे धुओं का सामना करता है। ये कण लंबे समय की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य यानी नीले और बैगनी के प्रकाश को अधिक प्रभावी ढंग से बिखेरते हैं। तरंग दैर्ध्य परिणाम स्वरूप बिखरी हुई रोशनी दृश्यमान हो जाती है और किरण दृश्यमान रंग में बदल जाती है, जो अक्सर नीली दिखाई देती है। यह प्रभाव किरण में सूक्ष्म कणों की दृश्यता को बढ़ाता है। संक्षेप में कहें तो परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और टिंडल इफेक्ट जो है वो मिलकर धुएं से भरे कमरे से गुजरते समय सूरज की रोशनी की बारीक किरण को दृश्यमान यानी विजिबल बनाते हैं, जिससे हवा में कणों की उपस्थिति है ना, यानी पार्टिकल्स का जो प्रेजेंस है उसका पता चलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
Ravi employed a glass prism to capture the sunlight spectrum. In an attempt to further divide the spectrum, he used a second prism but encountered failure. His mistake occurred when he unintentionally positioned the second prism in an inverted manner identical to the first prism. ठीक है, रवि ने क्या किया कि एक ग्लास प्रिज्म उसने लिया है जिसमें कि वो सनलाइट जो है उसको कैप्चर करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि वो एक और सेकंड प्रिज्म ले लिया। क्या क्या कि ये जो हमारा लाइट आ रहा था उसको फर्दर डिवाइड करने के लिए, ठीक है, वो एक सेकंड प्रिज्म ले लिया, लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि वो फेल हो गया, क्योंकि उसका मिस्टेक तब हुआ जब वो अनइंटेंशनली जो है सेकंड प्रिज्म को इन्वर्टेड मैनर में फर्स्ट प्रिज्म के आइडेंटिकल उसने पोजीशन कर दिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा अ स्ट्रीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द सेकंड प्रिज्म। सेकंड प्रिज्म से वाइट लाइट, स्ट्रीम ऑफ वाइट लाइट जो है वो इमर्ज हो रहा था। क्लैरिफिकेशन में देखिए, रवीज अटेम्प्ट टू स्प्लिट द सनलाइट स्पेक्ट्रम यूजिंग अ सेकंड प्रिज्म फेल्ड बिकॉज ही अनइंटेंशनली प्लेस्ड द सेकंड प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वन। इससे क्या हुआ कि वाइट लाइट जो स्ट्रीम ऑफ वाइट लाइट वो इमर्ज हो गया सेकंड प्रिज्म से, और ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ द प्रिज्म कॉन्फिगरेशन एंड द इन्वर्सन। ठीक है, लीडिंग टू द ऑब्जर्व्ड आउटकम। हिंदी में हम देख लेते हैं, दूसरे प्रिज्म का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को विभाजित करने का रवि का प्रयास विफल रहा, क्योंकि उसने अनजाने में दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के समान उल्टी स्थिति में रख दिया था। परिणाम स्वरूप दूसरे प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश यानी कि वाइट लाइट की एक धारा निकली। यह प्रिज्म के विन्यास और व्युत्क्रमण के संयुक्त प्रभाव के कारण हुआ। ठीक है, विन्यास और व्युत्क्रमण का मतलब क्या हुआ? कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ द प्रिज्म कॉन्फिगरेशन एंड द इन्वर्जन। ठीक है, जिससे प्रेक्षित परिणाम प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द डैश ऑफ लाइट रिजल्ट्स इन द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडनिंग ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, कौन सा एक फेनोमिना है जिसके वजह से जो स्काई का जो ब्लू कलर है और जो सन का रेडनिंग है वो सनराइज और सनसेट के समय रहता है? तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्कैटरिंग। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन अर्थ एटमॉस्फेयर कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई बिकॉज शॉर्टर वेवलेंथ्स। ठीक है, छोटा वेवलेंथ की वजह से जैसे कि ब्लू वो स्कैटर्ड ज़्यादा हो जाता है मोर इफेक्टली बाय एयर मॉलिक्यूल्स। स्कैटर्ड इसलिए ज़्यादा होता है वो क्योंकि क्या है, इसका वेवलेंथ जो है वो छोटा होता है और जिससे कि एयर मॉलिक्यूल्स जो हमारा होता है वो उसको ईजिली स्कैटर्ड कर सकता है। सनराइज़ और सनसेट के समय जो सन का लाइट है वो ग्रेटर थिकनेस एटमॉस्फेयर के ग्रेटर थिकनेस में ट्रेवल करता है, लीडिंग टू इंक्रीज्ड स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, इससे क्या होता है कि शॉर्टर वेवलेंथ जो लाइट का होता है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होता है एंड अलाउइंग लॉन्गर वेवलेंथ सच एज रेड एंड ऑरेंज टू डोमिनेट द ऑब्जर्व्ड कलर्स। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लू को, तो उसमें क्या हो जाए कि लॉन्गर वेवलेंथ जो है जैसे कि रेड और ऑरेंज वो क्या करता है, फिर डोमिनेट कर देता है उस कलर को, और इससे क्या होता है कि सन सेट के समय रेडनिंग ऑफ द सन हो जाता है। ठीक है, हिंदी में हम देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि नीले रंग की तरह छोटी तरंग दैर्ध्य वायु के अणुओं द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से प्रकीर्णित होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अधिक मोटाई से होकर गुजरता है, जिससे छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन बढ़ जाता है। ठीक है, और लाल और नारंगी जैसी लंबी तरंग दैर्ध्य को देखे गए रंगों पर हावी होने की अनुमति मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्स सेम टू ट्विंकल व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम। जब हम अर्थ से स्टार को देखते हैं तो ट्विंकलिंग करता है रात के समय, क्यों? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो जो परसिव्ड लोकेशन स्टार का वो स्लाइटली हायर होता है उसके ट्रू पोजीशन से। दूसरा क्या है, अपॉन एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर द रेज फ्रॉम द स्टार। अब जो स्टार से रे निकल रहा है वो रिफ्रैक्टेड हो जाता है जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। ठीक है, इस वजह से ट्विंकलिंग हमें दिखता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। अब क्लैरिफिकेशन में देखते हैं, तो ट्विंकलिंग क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। अब अर्थ से ये एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे है, तो स्टार जो है इफेक्टिवली ट्रीटेड एज अ पॉइंट सोर्स, उसको पॉइंट सोर्स कहा जा सकता है। एज लाइट रेज एमानेट फ्रॉम द स्टार एंड ट्रेवर्स द एटमॉस्फेयर विथ मल्टीपल लेयर्स दे अंडरगो रिफ्रैक्शन। जैसे वहाँ से लाइट आता है अर्थ में एंटर करता है उसका रिफ्रैक्शन होता है। सिंस जो लाइट है वो मूव कर रहा है कैसे, अब रेयर से डेंसर की ओर मूव कर रहा है, तो ये किधर बेंड हो जाएगा, नॉर्मल में बेंड हो जाएगा, कॉजिंग द एपरेंट पोजीशन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो हमें लाइट का एपरेंट पोजीशन दिखेगा टू बी स्लाइटली हायर, है ना, जो एपरेंट पोजीशन लाइट का दिख रहा है वो थोड़ा सा हाई दिखेगा दैन द स्टार्स एक्चुअल पोजीशन। स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा हाई दिखेगा, तो इससे क्या होगा कि ट्विंकलिंग हमें दिखता है, स्टार का ट्विंकलिंग दिखता है। अब इसको हम हिंदी में देखते हैं। रात में पृथ्वी से देखने पर तारों की टिमटिमाहट वायुमंडलीय अशांति के कारण होती है। पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर स्थित इस तारे को प्रभावी रूप से एक बिंदु स्रोत के रूप में माना जाता है। जैसे ही प्रकाश किरणें तारे से निकलती हैं और कई परतों के साथ वायुमंडल में घूमती हैं, वे अपवर्तन से गुजरती हैं। ठीक है, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन।
चूँकि प्रकाश एक दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, मतलब रेयर से डेंसर की ओर जा रहा है, यह सामान्य की ओर झुक जाता है, मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाता है, जिससे प्रकाश की स्पष्ट स्थिति तारे की वास्तविक स्थिति से थोड़ी अधिक हो जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विराज mistakenly believed that planets twinkle at night similar to stars. However, his assumption is incorrect due to the following observation. एक विराज है जो कि ये बिलीव कर रहा है कि जैसे स्टार्स ट्विंकल करता है नाइट में, वैसे प्लैनेट भी ट्विंकल करता है, जबकि इसका ये assumption गलत साबित हो जाता है इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद। उसने क्या देखा कि प्लैनेट्स आर नॉट पोजिशन एट एन एक्सटेंसिव डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू स्टार्स। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्लैरिफिकेशन में हम देखते हैं, Unlike stars, planets are not positioned at vast distances from Earth, hence they are not considered point sources but rather extended sources. स्टार तो बहुत ज़्यादा दूर पे है, लेकिन प्लैनेट्स जो है वो उतनी दूरी पर नहीं है अर्थ से, इसलिए इसको पॉइंट सोर्स हम नहीं कह सकते हैं। न्यूमरस रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्लैनेट्स, अब प्लैनेट से जो न्यूमरस रेज निकल रहा है प्लैनेट सरफेसेस से, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है और रिफ्रैक्टेड हो जा रहा है। अब जो रिजल्टेंट रिफ्रैक्शन है वो क्या करेगा कि कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, लीडिंग टू अ कांस्टेंट एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द प्लैनेट्स। एज ए रिजल्ट प्लैनेट्स डू नॉट एग्जिबिट अ ट्विंकलिंग फेनोमेनन, और इस वजह से प्लैनेट्स का कोई ट्विंकलिंग फेनोमेनन नहीं होता है। तो हिंदी में देखते हैं, तारों के विपरीत ग्रह पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित नहीं है, इसलिए उन्हें बिंदु स्रोत नहीं बल्कि विस्तारित स्रोत माना जाता है। ग्रहों की सतहों से निकलने वाली असंख्य किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और अपवर्तन, ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन से गुजरती हैं। परिणाम स्वरूप रिफ्रैक्शन एक दूसरे के प्रभावों को रद्द कर देता है, जिससे ग्रहों से प्रकाश किरणों की औसत तीव्रता लगातार बनी रहती है। परिणाम स्वरूप ग्रह टिमटिमाती घटना प्रदर्शित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 7, वी परसीव द सन अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स बिफोर इट्स एक्चुअल सनराइज ड्यू टू ए स्पेसिफिक रीजन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द परसीव्ड लोकेशन ऑफ द सन इज स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन ड्यूरिंग द सनराइज। क्या बोला जा रहा है कि हमें ऐसा परसेप्शन होता है, ये एक्चुअल नहीं होता, ये परसेप्शन एक फीलिंग्स है, ठीक है, कि सन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअल जो उसका सनराइज होता है उससे अप्रॉक्स 2 मिनट बिफोर वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि सन का जो एक्चुअल पोजीशन है सनराइज़ के समय वो थोड़ा सा स्लाइटली हाई हो जाता है अपने एक्चुअल पोजीशन से, ये एक रीज़न हो सकता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन इज स्लाइटली हायर देन इट्स ट्रू पोजीशन, दिस अकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ऐसा क्यों होता है स्लाइटली हाई हो जाता है वो अपने ट्रू पोजीशन से? क्योंकि उस समय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रहता है, वेयर द जिसमें कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सनलाइट को बेंड कर देता है जब ये अर्थ के थ्रू एंटर करता है, जब ये अर्थ के थ्रू ट्रैवल करता है, कॉजिंग द सन टू अपीयर स्लाइटली, और इस वजह से सन जो है वो स्लाइटली एलिवेटेड यानी हायर दिखता है बिफोर इट इज़ ज्योमेट्रिकली अबव द ऑरिजन। हिंदी में अब देखते हैं, हम सूर्य को उसके वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले देखते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की स्पष्ट स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी अधिक होती है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जहां पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को मोड़ देता है, जिससे सूर्य ज्यामितीय रूप से क्षितिज से ऊपर होने से पहले थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ए में देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो हमें पता ही है क्या है। नंबर 1, इनकमिंग रेज जो एक पॉइंट पे नॉर्मल जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, the incoming ray the normal at the point of incidence on the mirror and the reflected ray all exist within a common plane। एक तो ये प्रिंसिपल हम जानते हैं। दूसरा क्या है कि द एंगल एट विच लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस इज इक्विवेलेंट टू द एंगल एट विच इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम दैट सरफेस। तो ये दोनों प्रिंसिपल हमें अच्छे से पता है, इसमें क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एन इमेज प्रोड्यूस्ड बाई अ प्लेन मिरर इज़ कंसिस्टेंटली डैश एंड डैश। कोई भी इमेज जो प्लेन मिरर से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ऑलवेज हमेशा कैसा होता है? वो ऑलवेज वर्चुअल इंटरैक्ट होता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, वर्चुअल इमेज जो है वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है, क्रिएटेड बाय द एपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, है ना, बट दीज इमेजेस ये जो है वो उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं किया सकता इन इमेजेस को, ठीक है। और ये वर्चुअल इमेज ये इंडिकेट करता है कि लाइट रेज जो है वो जेन्युइनली ओरिजिनेट नहीं हो रहा है फ्रॉम द डिपिक्टेड इमेज से। एंड अपराइट एंड डायरेक्ट इमेज जो है वो रेफर्स टू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है जहाँ पे कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने नेचुरल अपराइट ओरिएंटेशन में हमें दिखता है, सिमिलर टू द वे इट इज़ इन रियलिटी। तो जो इसका रियलिटी वही हमें दिखता है।
जबकि वर्चुअल में कुछ रियलिटी नहीं होता है, ये एक जस्ट इल्यूज़न होता है, ऑप्टिकल इल्यूज़न होता है, ठीक है। तो द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से जो इमेज प्रोड्यूस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है, और जितना आप मिरर के बिहाइंड डिस्टेंस आपको दिखेगा उतना ही आपको मिरर के आगे इन फ्रंट ऑफ में डिस्टेंस दिखेगा। जहाँ पर ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस से खड़ा होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो मिरर के बिहाइंड भी उतनी ही डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट दिखता है। तो इसको हिंदी में हम देख लेते हैं। आभासी छवियां प्रकाश किरणों के स्पष्ट प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित ऑप्टिकल भ्रम है, लेकिन इन छवियों के स्क्रीन पर प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि प्रकाश किरणें वास्तव में चित्रित छवि से उत्पन्न नहीं होती हैं। एक सीधी और सीधी छवि एक दृश्य प्रतिनिधित्व को संदर्भित करती है, जहाँ वस्तु अपने प्राकृतिक ईमानदार अभिविन्यास में दिखाई देता है, जिस तरह से वह वास्तविकता में है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि वस्तु के आकार के समान होती है, और यह दर्पण के सामने वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर दर्पण के पीछे दिखाई देती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर्ड सरफेस ऑन ए स्फेरिकल मिरर इज़ नोन एज, ठीक है। मिरर्ड सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है एक स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम पोल कहते हैं। क्लैरिफिकेशन में देखिए, मिरर का जो पोल है वो क्या है, तो वो एक ज्योमेट्रिक सेंटर है अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मिरर को इंटरसेक्ट करता है। स्फेरिकल मिरर में एग्जाम्पल कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो पोल है वो मिड पॉइंट होता है मिरर के सरफेस का। ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और मिरर के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, स्पेशली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेस को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो अब हम हिंदी की तरफ देखते हैं। दर्पण का ध्रुव उसकी परावर्तक सतह के ज्यामितीय केंद्र को दर्शाता है। यह वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष दर्पण को काटता है। गोलाकार दर्पण में अवतल या उत्तल दर्पण की तरह ध्रुव दर्पण की सतह का मध्य बिंदु होता है। यह दर्पण की विशेषताओं को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर प्रकाश किरणों के प्रतिबिंब को समझने में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगले वीडियो में मैं फिर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाइट चैप्टर का लेकर आऊँगी।